नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ज्ञानेश कुमार का अफसर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाले झंडे बना रहा है। वही ऑफिसर चुनाव करवाएगा। आप इसी से चुनाव आयोग कैसे लोगों को छांट करके ड्यूटी पर लगा रहा है, उन पूरे के पूरे कलाकारों के सिस्टम को या बेईमानों के सिस्टम को, कहिए सीधा कहें, क्यों घुमा फिरा के, बेईमानों के सिस्टम को आप समझ सकते हैं। यही ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में और इसका चुनाव आयोग बोल रहा था कि ममता बनर्जी ने हमें काबिल अफसर नहीं दिए, इसलिए 8,000 माइक्रो ऑब्जर्वर हमको दूसरे प्रदेशों से लाने पड़े। ममता बनर्जी ने अच्छे काबिल अफसर नहीं दिए। अब ये ज्ञानेश कुमार ने इतने काबिल अफसर चुने हैं। अब आप सोचिए, बस कल्पना करिए, चुनाव आप लोग वोट डालते हैं, सरकार आपकी वोट से बनती है या ज्ञानेश कुमार के तरकीबों से, खेलों से बनती है। कितने काबिल अफसर इसने चुने कि वो बाकायदे बैठ करके भाजपा के झंडे दफ्तर में वो सेट कर रहे हैं, झंडे तह लगा रहे हैं, प्रचार सामग्री तैयार कर रहे हैं। जितने शिद्दत से वो भाजपा का प्रचार सामग्री, भाजपा की पूरी प्रचार सामग्री समेटने में और सहेजने में लगा है, उतनी शिद्दत से वो चुनाव करवाएगा। और अगर करवाएगा तो चुनाव किस लिए, किसको जिताने के लिए करवाएगा, कोई संदेह इसमें नहीं है। शाह का जो काम था, गृह मंत्रालय का काम चुनाव आयोग कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट भले कह दे कि भाई तुम्हें क्या पता है, चुनाव आयोग के पास ये भी अधिकार है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज के दौर में कह दे। गृह मंत्रालय का काम क्या है, चुनाव आयोग का काम क्या है, सबके काम की जो चौहद्दी है ना, वो तय हो रखी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चुनाव आयोग का काम जिस दिन से चुनाव आचार संहिता लगती है उस दिन शुरू होती है। जिस दिन नतीजे आ जाते हैं, चुनाव आयोग आउट ऑफ द रोल, वो तत्काल भूमिका से, फिल्म की भूमिका से बाहर हो जाती है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में होता है। चुनाव खत्म, नतीजे आ गए, उसके बाद जाइए अपने दफ्तर में बैठिए और बाकी जो नियमित कार्य है वो करिए आप। लेकिन चुनाव आयोग गृह मंत्रालय का काम कर रहा है, चुनाव खत्म होने के बाद क्या होगा वो भी तय कर रहा है। आज ही से हैबिट डाल रहे हैं 29 के लिए। और इतना ही नहीं, बीजेपी के ही एक योग्य नेता हैं, उन्होंने ही आज ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो नेता जो नरेंद्र मोदी के तरफ से जय जयकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, संसद में भी और संसद से बाहर। वो स्टेटमेंट बहुत गौर करने वाला है, उसको जरूर हम चर्चा में लाएंगे। उसको भी जरा लगा करके साइड में रखिएगा। रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट क्या है, उसको भी आखिर में लगा के रखिएगा। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन। स्वागत है हेमंत भाई। जरा भैया हेडलाइन दिखा दीजिए, हेडलाइन दिखाइए। ईसी ऑफिशियल कॉट ऑन कैम विद बीजेपी मटेरियल। ये रंगे हाथों पकड़ा गया है, कैमरे में पकड़ा गया है। लेकिन कैमरे में तो मसीह भी पकड़ा गया था, उसका कौन सा बाल बांका हो गया, चंद्रचूड़ डायलॉग देके चले गए। अब तो चंद्रचूड़ के बाद धीरे धीरे और प्रतिभाशाली लोग आते गए हैं, और अब तो प्रतिभा अपने मतलब बिल्कुल उरोज पर है। तो ये देखिए, ये कैमरे में पकड़े गए हैं। लाइए अगला अगला लाइए। वेस्ट बंगाल पोल्स, टीएमसी लॉजेज कंप्लेंट अगेंस्ट ईसी ऑफिसर फॉर ब्रीचिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो आदर्श आचार संहिता है उसके जो है, आदर्श चुनाव संहिता, उसके खिलाफ, उसका उल्लंघन करने के मामले में इन पर कंप्लेंट दर्ज करवाई है टीएमसी ने। लेकिन उससे क्या होगा, एक पकड़ा गया है, कैसे इतने होंगे, कितने होंगे, गिनती आप करते रहिए। विजुअल दिखा दीजिए। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, यही बंगाल में चुनाव प्रक्रिया में शामिल लोग हैं। ये सैंपल है। ये देखिए, ये जो घेरे में आदमी आपको दिख रहा है, ये घेरे में जो आदमी है, इसका परिचय मैं आपको बता दूं। इसका नाम है अतानु चक्रवर्ती। ज्ञानेश कुमार ने इसको सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। पनिहाटी विधानसभा में सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है इसको।
और देखिए सेक्टर ऑफिसर का काम देख लीजिए। अगर ऐसे ऑफिसर होंगे तो आप मान लीजिए फिर चुनाव नतीजे तय हैं। देखिए झंडे में डोरी डाल रहा है ये बेशरम। इसको इस पर कंप्लेन नहीं। अब तक अगर चुनाव, अच्छा एक एक हेडलाइन इसके बाद दिखाता हूं तब इसकी बात करूंगा। ये विजुअल तो चलाते रहेंगे हम। एक हेडलाइन दिखाइए जरा। कोलकाता डीसीपी समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड। अमित शाह के बंगाल इवेंट में हंगामा पर चुनाव आयोग का एक्शन। डीसीपी लेवल के अफसर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। शाह के इवेंट में खलल पड़ गई तो ये पूरे डेमोक्रेसी में खलल डाल रहा है। इसको तो अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अब तक गिरफ्तार होना चाहिए था इसे। कोई खबर है हेमंत भाई? आपके पास हो तो आप अपडेट करिए। विजुअल साइड में आशीष चला दीजिए, लोग देखते रहें। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, और जैसे ही टीएमसी ने इसकी शिकायत की, चुनाव आयुक्त के पास कुछ बचा नहीं ना। जब आप विजुअल पे कोई चीज ले आए तो उसके बाद तो बचता कुछ नहीं है। तो चुपके से उसको हटा दिया गया और इसके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज होकर के मामला रफा दफा हो जाएगा। काम केवल इतना नहीं है आशीष भाई, काम इस पूरे खेल को समझने का है। चुनाव की घोषणा होती है शाम को 4 बजे। आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में चलिएगा। शाम को 4 बजे चुनाव की घोषणा होती है, और जब सुबह हम सब सो के उठे, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी से लेकर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से लेकर के होम सेक्रेटरी से लेकर के सारे घर के बदल डाले टॉप ऑफ द लाइन ऑफिसर्स। कौन से अधिकार के तहत किया ये चुनाव आयोग ने? ज्ञानेश गुप्ता जी ने। आपने दिखाया कि कोलकाता के अंदर अमित शाह के कार्यक्रम में विघन डाला, किस तरीके से डीसीपी समेत 4 अधिकारी। तो इस चुनाव आयोग को चला कौन रहा है, ये महसूस किया आपने? और चुनाव आयोग की मंशा क्या है? कितने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों से लेकर के आईपीएस अधिकारियों से लेकर के और जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, कितने बड़े पैमाने पर बदला गया है। मैंने एक बार आपसे पहले भी चर्चा की थी, फिर एक लाइन में बताता हूं। आपको मेरे कामकाज से कोई शक है तो आप मेरी शिकायत करेंगे चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग मेरे सीनियरिटी के अधिकारियों का पैनल मांगेगा, उसके बाद उनमें से मुझे हटाना होगा तो हटा देगा और उनमें से किसी को लगा देगा। क्या उसने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर या इन पोस्टों के लिए किसी का पैनल मांगा था? नहीं मांगा। तो पहले दिन से मैंने तो आपको एक बात कही, पहले दिन से क्लियर है। आप ये छोटे मोटे बेचारे सेक्टर अफसर जो ये है कलकत्ता वाला, इसके पल्ले क्या है? आप तो ऊपर देखिए ना कि ऊपर से क्या चल रहा है। पहले दिन से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के चंद घंटे के बाद इतने बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव शफल एक तरफा ढंग से कभी चुनाव आयोग ने किया था क्या? आप भी पुराने आदमी, जो बता दीजिए। मेरे तो याद में आता नहीं, मैं तो 2001 में चुनाव आयोग को करने लगा था, मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब यह था कि पहले से आप सोच के बैठे थे कि जैसे ही आचार संहिता लागू करूंगा उसके बाद मुझे ये करना है। और ज्ञानेश गुप्ता को कैसे पता कि कौन कंपिटेंट है कौन कंपिटेंट नहीं? सीधा उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर कर दिए, कोई पैनल भी नहीं मांगा। तो ये सारा खेल आशीष भाई बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। नीट एंड क्लीन ओपन एंड शट केस है कि पूरे चुनाव आयोग की मंशा क्या है। नंबर 1, उसको फिर आगे बढ़ाइए। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा कि अगले 15 दिन में चुनाव बंगाल में ही रहना चाहता हूं। बिल्कुल साफ हो गया मामला कि सारी गोटियां जम गई हैं। एसआईआर ने अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स इंश्योर कर दिए, तो बाकी अब सिर्फ डंका बजाना रह गया। मोदी जी आज घूम रहे थे वहां, आए ना आए कोई बहुत फर्क नहीं, सारा काम कर दिया गया। सवाल केवल ये है कि चुनाव आयोग ने जो नियुक्त एक अधिकारी भाजपा के झंडे, प्रचार और सामग्री तैयार करता दिखाई दे रहा है, तो इसमें चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता कहां रह गई? और क्या ये इसी स्तर पे है या बहुत बड़े पैमाने पे जिस तरीके से एक तरफा ढंग से अधिकारी बदले गए, क्या उनकी लॉयल्टी के लिए उनकी लिस्ट भी भाजपा की तरफ से गई है? आपने केरल में एक चिट्ठी देखी थी ना चुनाव आयोग की, जिसके ऊपर बीजेपी की मोहर लगी हुई थी, याद है आपको? हफ्ता पहले। आपके दफ्तर में मेरी मोहर कैसे हो सकती है, जरा मुझे बताएंगे आप? एक बार समझा दीजिए कैसे होगी। चुनाव आयोग केरल के अंदर बीजेपी की स्टेप कैसे गई, कहां से आई? आज तक इसका जवाब दिया ज्ञानेश गुप्ता ने। इतना पारदर्शी तो कभी हुआ ही नहीं। क्या आप आंख खोल करके देख लो, आंख मूंद के देख लो कि चुनाव आयोग की चिट्ठी पर बीजेपी की मोहर लगी हुई है। सोच के तो देखिए एक बार इसकी गंभीरता को, वो भी केरल जैसे प्रदेश में, ना जहां बीजेपी 3 में है ना 13 में। तो बंगाल में क्या कर रहे होंगे? केवल एक बात ये सोचने की है। दूसरी बात, जब आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग जो इसका काम क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, उसके अधिकारी ओपनली एक दल के साथ नीचे से ऊपर तक, फ्रॉम सीईसी टू द सेक्टरल अफसर, एक दल के साथ दिखाई देते हो, तो लोकतंत्र इससे कितना मजबूत होगा या कमजोर होगा या पारदर्शिता का क्या होगा?
बंगाल की जनता क्या चाह रही है, या छोड़ दीजिए उसकी चाहत को, हमारा संविधान क्या कहता है, पारदर्शी तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए, ये तो गारंटी दी गई है 1952 के पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। क्या ये चुनाव आयोग का काम फ्री एंड फेयर हो रहा है? जो आपने जो जितने भी जो समीक्षा के तहत वो जो लोग नाम आए हैं, क्या कहा कि 52 लाख के आसपास क्लियर कर दिए हैं, हो गया है उनका निपटारा, 8 लाख हो रहे थे। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्यों आप लोगों को धक्के खिला रहे हैं? और जो 2 कंस्टिट्यूएंसीज का जो आप जिक्र किया हमने, कल अल्ट न्यूज ने जो इनका सर्वे किया, उसमें आपने सारा काम ही देख लिया कि 66% जो अंडर डिस्प्यूट है दे आर माइनॉरिटीज। तो आप करोगे क्या? इस चुनाव का कोई मतलब है? कोई भी मतलब हो तो मुझे आप समझा दें। बंगाल को सतर्क होना पड़ेगा और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये जो आपने दिखाया ना, ये पानीहाटी का केवल एक सेक्टर अधिकारी है तारू चक्रवर्ती, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर हो जाएगी और कोई फांसी तो रूट नहीं जाएगा ना। परिस्थिति देखिए आप कि जिस अधिकारी की मतलब कितनी शिद्दत से लगा हुआ है, बताओ, जो वर्कर से भी ज्यादा गंभीरता से लगा हुआ है, और ये एक टीचर है। ऐसा भी नहीं है कि इसको अपनी जानकारी ना हो काम की, या इसको आचार संहिता की जानकारी ना हो। कुल मिलाकर के नीचे सेक्टर अफसर की छोड़िए आप, नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पूरी परिस्थिति है, उसमें कम से कम बंगाल में और असम के अंदर मुझे नहीं लगता कोई फ्री एंड फेयर चुनाव की कहीं भी कोई गुंजाइश बची है। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आज कहा, अभी से जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उससे 10 मिनट पहले उन्होंने कहा कि हर तरह की चीज की जाएगी, पैरामिलिट्री के जरिए बूथ भी वो किए जाएंगे, और उसके बाद ईवीएम बदली भी जा सकती है, ये तय मान। अपने उनको बात करी थी वो वर्कर्स को जनसभा के अंदर, अभी वो एजेंसी वो दूसरी आप वाली है, वरना मैं दिखा भी देता। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये सारा खेल किया जाएगा, लोगों को वोटिंग डालने से भी रोका जाएगा, फर्जी वोट भी रोके वो डलवाए जाएंगे। और आपको जानकर एक और हैरानी होगी, बता दूं आपको, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित बंगाल के वैध और बाकी प्रदेशों के अवैध वोटर्स को भी बड़े पैमाने पर बंगाल भेजा जा रहा है, जो बाकी राज्यों में भी करते हैं, फर्जी वोटर्स। याद रखिएगा इस बात को, बड़े पैमाने पर। आज की तारीख में अगर आपको रेल मंत्रालय में एक चिट्ठी लिखनी पड़ जाए 2 लाइन की कि मेरे फला रिश्तेदार है, इनकी टिकट कंफर्म करवा दीजिए, पता है क्या जवाब आता है? कि सारी टिकटें वीआईपी कोटे की बीजेपी के पास है अभी चुनाव तक। ये ऑन रिकॉर्ड मुझे बताया एक साथी पत्रकार ने, बहुत सीनियर आदमी। तो सारी की सारी साम दाम दंड भेद पूरी व्यवस्था की जा रही है। और ममता बनर्जी जो कह रही है ना कि 2026 में सरकार बदल देंगे, वो बदल देंगे, दिल्ली का तो बाद में देखिएगा, पहले एक बार अपना सवाल लीजिए। यहां पर जो अमित शाह बैठे हुए हैं वो बिना मकसद के नहीं बैठे हुए, और बाकी काम करने के लिए ज्ञानेश गुप्ता है। जिस तरीके से थोड़े से इश्यू पे डीसीपी को बदल दिया जाता है, तो आप इसकी गंभीरता समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को चला कौन रहा है। क्या सचमुच ज्ञानेश गुप्ता चला रहे हैं या कहीं और से चल रहा है? थोड़ा सा वो भी देख लेना चाहिए। हाउ डज ज्ञानेश गुप्ता नो कि कौन चीफ सेक्रेटरी बढ़िया रहेगा बंगाल के लिए, कौन अच्छा डीजीपी रहेगा? कैसे जानते हैं वो? और किस अधिकार के तहत उन्होंने यूनिलेटरी बदल दिया? उन्होंने असम में तो नहीं बदला जहां उनकी सरकार है, बाकी किसी राज्य में तो नहीं बदला। यहां ऐसी क्या चीज थी, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। और ये काम केवल वहां नहीं है, जिला स्तर पर, उपमंडल स्तर पर भी बड़े पैमाने पर सैकड़ों तबादले आशीष भाई इसी तरीके से किए गए हैं। बंगाल का चुनाव अब तक का, मुझे लगता है जिस तरह की चीजें चल रही है, अब तक का सबसे बायस्ड चुनाव अगर आप कह सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बायस्ड चुनाव नहीं आप कह सकते हैं इसको आप कहिए चुनाव में डकैती। बायस्ड तो बहुत छोटा सा, ये डकैती है। और मैं आपको एक और हेडलाइन लाता हूं, अंबानी चैनल का हेडलाइन है, उसी हेडलाइन जरा देख लीजिए, अगर तैयार हो तो ले आइए। जरा देखिए हेमंत भाई, इसके अंदर की भी 2 खबर इसके बाद दिखाएंगे, जरा देखिए। नाम कटा, सुनवाई अटकी, पश्चिम बंगाल में 23 लाख वोटरों का भविष्य अधर में। हटा दीजिए हेडलाइन। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सीजेआई सूर्यकांत लेंगे या ज्ञानेश कुमार लेंगे, या हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों की, या राहुल गांधी की जिम्मेदारी, या नेहरू की जिम्मेदारी? ये 23 पता है ये क्यों मैं कर रहा हूं? ये 23 लाख वो हैं जिनकी सुनवाई ही अभी नहीं शुरू हुई है। 23.4 लाख, 23 लाख नहीं 23.4 लाख है, इनकी सुनवाई ही नहीं शुरू हुई। आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, कल्पना है? इनकी ये 23 नहीं है, 23.4 लाख हेमंत भाई, इनकी सुनवाई नहीं शुरू हुई। और सुनवाई छोड़ दीजिए, ट्रिब्यूनल नहीं गठित हुआ है। जरा खबर भीतर लाइए लाइए। ये जिम्मेदारी देखिए, यही 23.4 लाख वोटरों पर संकट, 45% मामले विवाद का केंद्र बन गए हैं।
करीब 23.4 लाख लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो चुके हैं और उन्हें अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार है, लेकिन ट्रिब्यूनल के संचालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और रिटायर्ड जजों की नियुक्ति अभी तक पूरी ही नहीं हो पाई है। बताओ, चुनाव आ गया, अभी रिटायर्ड जजों की नियुक्ति नहीं पूरी हुई है और बुनियादी ढांचा नहीं तैयार हुआ, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। आगे चलिए जरा, आगे चलिए, इसको गौर से देखिए हेमंत भाई। सरकारी दफ्तरों में अपील दाखिल करने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। कई जगहों पर लोगों को दस्तावेज की कमी या अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देकर लौटा दिया गया। पहले जहां कहा गया था कि ऑफलाइन अपील के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी नहीं होंगे, वहीं अब लोगों को फिर से कागजात लाने के लिए कहा जा रहा है। पहले कहा गया कि ऑफलाइन अपील में कोई नहीं, अतिरिक्त दस्तावेज नहीं लाना है, ऑफलाइन है तो आप फिजिकली आ रहे हो, अतिरिक्त दस्तावेज नहीं लगेंगे। अब जो आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो यहाँ पर न ट्रिब्यूनल तैयार है न कुछ इंफ्रा है, तो कहा जा रहा है नहीं जाओ अब दस्तावेज लेके आओ। ये घन चक्कर बना के रख दिया इस देश के आम जनता को। मुझे तो लगता है जैसे अफ्रीका के गरीब देशों में गुलाम जैसे ट्रीट किया जाता है, वैसे ट्रीट किया जा रहा है। अब देखिए, एक एक हेडलाइन और लाऊंगा, फिर आपके पास आ रहा हूँ। इन तीनों को जोड़ करके मुझे डिटेल में जवाब चाहिए। ये इसको देखिएगा, चुनाव आयोग का काम क्या था? चुनाव आयोग का काम था सबकी अपील सुनना, फाइनल मतदाता सूची तैयार करना और उसको बिल्कुल टाइमली पब्लिश कर देना। लेकिन चुनाव आयोग वो काम नहीं कर पाया। ये आदेश जरा देखिए, इस आदेश में क्या है। चुनाव आयोग 500 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस टू स्टे ऑन इन बंगाल आफ्टर रिजल्ट्स। जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसकी 500 कंपनियां बंगाल में चुनाव के बाद 1 महीने तक रुकेंगे। 1 महीने तक। ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, संवैधानिक रूप से उनको कोई इसका अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार, ये आदेश करके अगर इसको चैलेंज किया जाए इस दौर में नहीं, तो तब इनको फटकार भी पड़ती, डांट भी पड़ती। ये काम कर दिए। इनका काम था मतदाता छूट न जाए, वो नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने सबको एक साथ दिखाया। मतदाता 23,40,000 मतदाता धक्के खा रहा है, कहां उसका सुनवाई होगी, अब तक नहीं हो पाई। और गौर कीजिए, सोमवार की दोपहर तक सूची लॉक हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, फाइनल सूची। ठीक है, 23,40,000 लोग जाए सर पटक के कुछ भी करें। हेमंत भाई, आशीष भाई, आप काहे परेशान हो रहे? जयमाला बागची ने बता तो दिया कि क्या फतह जाएगी। इस बार मत वोट डालना, अगली बार देख लीजिएगा। आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा। CGI की बेंच में काम करते हैं वो, उन्होंने ये कहा ना, ऑन रिकॉर्ड है। आप फिर भी क्यों परेशान हो रहे हैं? 23,40,000 वोटों का तो मामला है। उससे पहले इनके लिए तो बेचारों के लिए ट्रिब्यूनल भी नहीं है, कुछ नहीं। जो पहले हट गए उनके लिए ट्रिब्यूनल भी नहीं है, और ये लोग पेंडिंग है। तो मंडे को इनकी वोटर सूची लॉक हो जाएगी। थोड़ी सी एक बात समझिएगा, आप तो बड़े पुराने आदमी। पिछले चुनाव जो विधानसभा का हुआ था, उसमें तृणमूल और भाजपा के वोटों का डिफरेंस कितना था? 32 लाख, इतना ही था ना। तो 73 लाख तो ऑलरेडी हटा चुके हैं भाई। तो अब आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि चुनाव करा रहे हैं। अगर आप इसको चुनाव मानते हैं तो ठीक है। आप 23,40,000 की बात कर रहे हैं, वो 72 लाख का क्या करेंगे आप? कोई है वाली बारिश? कोई पूछने वाला है? एक। दूसरा, ट्रिब्यूनल नहीं है, कोई वो नहीं है। माननीय CGI साहब ने 3 राज्यों के जजेस को लगा दिया इस काम के लिए, इतिहास में पहली बार। ममता बनर्जी को लायक अधिकारी नहीं मिले, ज्ञानेश गुप्ता को नहीं मिले, सूर्यकांत साहब को मिल गए। ठीक, सोचिएगा इस बात को। अगला, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 500 CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की कंपनियां चुनाव के बाद 1 महीने तक रहेंगी। पहली बात तो मुझे बता दीजिए कि ज्ञानेश गुप्ता इस देश के होम सेक्रेटरी हैं क्या? ये काम होम सेक्रेटरी का है, उनका नहीं। उनका कार्य क्षेत्र कहां से शुरू होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा से लेकर के और फाइनल परिणाम की नोटिफिकेशन तक। दैट्स ऑल, ओवर एंड आउट। उसके बाद अगर पैरामिलिट्री चाहिए तो लोकल सरकार जो नहीं बनेगी वो बताएगी, या गृह मंत्रालय जैसी परिस्थिति हो वो तय करेगा। हु इज ज्ञानेश गुप्ता एंड चुनाव आयोग टू डिसाइड दिस? टोटल कंपनियां जो बंगाल के अंदर भेजी गई है CAPF की, वो 2400 कंपनियां भेजी। एक कंपनी के अंदर 80 से 100 कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। 500 कंपनियों को वापस रखने का क्या क्या कहा कि बंगाल के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस का वो रहा है इतिहास, इसलिए इनको वहां रखेंगे।
तो होम सेक्रेटरी करे ना ये काम। हु आर यू? क्या आप होम सेक्रेटरी का भी एडिशनल चार्ज आपने ले लिया है? इस बात पे अगर कोई मान लो इनके मुफीद कोई चुनाव आयुक्त नहीं होता, आपको क्या लगता है होम से क्या कहते हैं अपने अमित शाह जी क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई कुरैशी साहब जैसा होता, कोई लवासा साहब जैसा होता, क्या उसने ये काम किया होता? क्या उन्होंने इसको अलाउ किया होता? तो ये सारे का सारा और है किसके लिए? पोस्ट पोल वायलेंस के लिए। मतलब समझिएगा, जो काम हरियाणा में किया था, जो काम महाराष्ट्र में किया था, जो दिल्ली में किया था, जो मध्य प्रदेश में किया था, इनको डर है कि क्या कहीं यहां जो गड़बड़ी पकड़ी जाए लोग सड़कों पे ना आ जाए। ये उसको प्रिएम्प्ट कर रहा है। लेकिन वो काम भी होम सेक्रेटरी का है, वो काम भी इसका नहीं, ज्ञानेश गुप्ता का काम नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता का काम है फ्री एंड फेयर स्मूथली चुनाव कराना। चुनाव के बाद की क्या परिस्थिति होगी वो उसका एक पूरा सिस्टम है देश के अंदर, नई सरकार कराए या केंद्र का गृह मंत्रालय कराए। इलेक्शन कमीशन इज जस्ट नोबडी, जस्ट नोबडी। तो इसका मतलब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सारा खेल जमा दिया गया है। इनको ये अंदेशा है कि जैसे ही ये खेल जमेगा, इसका परिणाम आएंगे, कहीं लोग सड़कों पे ना आ जाए। समझिएगा इस बात को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तृणमूल कांग्रेस इस सारे को इतनी शांति से कैसे देख रही है। ये क्या सरेआम करेगी? लंका करेगी क्या हेमंत भाई? सुप्रीम कोर्ट अब जाने का कोई मतलब नहीं है। करेगी क्या सुप्रीम और कोर्ट क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया, जो हिमाला बागची ने बता दिया, आप ये 23,40,000 वोट लिए घूम रहे हो, जो पहले कट गए उनको लिए घूम रहे हो, ट्रिब्यूनल नहीं है इसको लिए घूम रहे हो। इससे क्या हो गया बताइए? बता तो दिया बागची साहब ने कि क्या फतह आ जाएगी, अगली बार देख लीजिएगा। सोचिए तो सही, पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम किस दिशा में जा रहा है। मैं आपको कह रहा था आशीष भाई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का बनाना रिपब्लिक कितने शातिर तरीके से बढ़ाया जा रहा है। देश का सारा तंत्र एकजुट होकर सुनिश्चित कर रहा है कि ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ना रह जाए, इसको बनाना रिपब्लिक ही बनाना है। इस बात को समझिएगा। विपक्ष कहीं टक्कर मारना, कोई प्रदेश की मुख्यमंत्री क्या कर लेगी भाई, जब वो खुद चीफ जस्टिस की बेंच में पेश होगी, खुद जाके और क्यों कर लिया उसने, क्या निकला? क्या यही एक्साइज जो एसआईआर नाम का आपका नाटक था, क्या ये 3 महीने पहले खत्म नहीं हो सकता था? आपको पता नहीं था वेस्ट बंगाल का चुनाव कब कराना है? क्या विधानसभा का कब तक का कार्यकाल ये पता नहीं था ज्ञानेश गुप्ता को? क्यों किया गया यह होच पोच, पता है आपको? इसके पीछे एक मेलाफाइड इंटेंशन है, और वो ये है कि आशीष चित्रांशी का इलाज करना है और उसको कहीं अपील दलील का कोई मौका ना मिले, चुनाव करा दो। जितने भी लोगों के वोट काटे गए हैं वो ऐसे नहीं है, दे आर ऑल टारगेटेड। हाँ, बाकायदा सिस्टम से आए हैं वो कि इन लोगों को वोट नहीं डलने देना है। कहीं पे इसको पन्ना प्रमुख कहते हो आप, कहीं पे कुछ और कहते हो, पूरे का पूरा एक सिस्टम। और कैसे नए नाम जुड़ रहे हैं, कैसे ट्रेनें की ट्रेनें बुक हो रही है, कैसे दूसरे स्टेट से बंगाल के लिए वोटर लाए जा रहे हैं, ये सारी चीज कोई छुपी हुई नहीं है। ये सारे का सारा एक पैटर्न है। हरियाणा के चुनाव में देखा था ना आपने, ब्राजील की मॉडल का फोटो था, याद होगा? ऐसे ही आ गया वो, उसने नहीं आना था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जब घपले होते हैं तो इस तरह की चीजें ओवर साइड में छूट जाती है। या फोटो चिपकाने हैं, उसका चिपका दिया, कोई बैठा हुआ आप जैसा मेरे जैसा किसी और धुन में होगा, फोटो लग गया। तो ये सारी चीज इस ज्ञानेश गुप्ता और इससे पहले राजीव अग्रवाल ने जो इस देश की चुनाव प्रक्रिया को तबाह किया है, बर्बाद किया है सत्ता के इशारे पर, वो भूतों ने भविष्य है। और इनका नाम सदा कलंकित रहेगा जब तक चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जाने जाएंगे। ये चले जाएंगे रहेंगे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आज तक राजीव कुमार ने, अग्रवाल ने मुंह दिखाया कभी बाहर रिटायर होने के बाद? ज्ञानेश गुप्ता दिखाएंगे? आपको लगता है ऐसा? लेकिन इस देश का लोकतंत्र कहां पहुंच जाएगा? ये जो राजनीतिक दल हैं ये किस गलतफहमी में है? सुप्रीम कोर्ट में भी जाके देख लिया, जब आप और मैंने तो शो भी किया था, जब सूर्यकांत बंगाल गए थे, ममता बनर्जी ने सरेआम उनको संविधान की शपथ याद दिलाई थी सार्वजनिक तौर पर, याद है आपको? हमने शो किया था कि सीजीआई साहब, सारा देश आपकी तरफ देख रहा है, आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी। उसके बाद देख लीजिए एसआईआर का, किसी भी स्टेज पे आज तक ये कहो कि एसआईआर वैधानिक है, किसी भी स्टेज पे ये कहो कि एसआईआर असंवैधानिक है, और किसी स्टेज पे क्या कहा कि एसआईआर में किसी भी तरह की जो वो अड़चन डालेगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर कहो ना कि एसआईआर वैधानिक है, ठीक हो रही है, वो भी नहीं कहते, और एसआईआर में अड़चन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या सिस्टम है? इसी को देखना पड़ेगा। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इसी बात से डरा करते कि कहीं हमारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। और आज हर इंस्टीट्यूशन को आप अपने सामने ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर सिस्टम के तहत हर आदमी, कोई लड़ाका हो
चाहे वो आइडल हो, जैसा भी हो, केवल मजबूर है, देख रहा है, और ये सब कुछ देश की लोकतंत्र लूट रहा है, किसी के पल्ले कुछ नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि एक कंप्रोमाइज्ड लीडर के सामने पूरे सारे इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। मतलब यो नहीं है, कंप्रोमाइज लीडर के सामने सब कंप्रोमाइज है। और शपथ उपत क्या याद दिलाना है मुझे, क्या शपथ को याद दिलाएगा? बहुत ही पूरा देश मेरी ओर देख रहा है और मैं मोदी की ओर देख रहा हूँ कि मोदी क्या इशारा करता है। वही हालत है। और इसमें कोई दुई राय, अगर किसी की दुविधा लग रही हो तो अगली हेडलाइन जो अभी बीच में हमने रुकवाई थी वो दिखा दीजिए। किसी के मन में दुविधा हो तो इसको देख लीजिए। देश की संस्थाओं को कमजोर करना संविधान के लिए खतरा, बोली सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना। देश की संस्थाओं को कमजोर करना संविधान के लिए खतरा है। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे सीनियर टॉप 3 सीनियर जज हैं, सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता, नागरत्ना, ये टॉप जो सीनियर जज हैं उनमें से हैं। वो कह रही हैं, ये जो बोल रही हैं वो ना, ये जुबानी आईना है। इसके जो नहीं कि कांच उसमें हो दर्पण, ये जुबानी दर्पण है। इसके सामने अगर एक बार खड़े हो जाएं सीजेआई साहब, तो दुनिया उनको, देश उनकी तरफ देख रहा है, वो एक बार आईने की तरफ देख लें, सब कुछ दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं, जस्टिस नागरत्ना बोल रही है। हमारी बात तो मान लीजिए हम लोग अज्ञानी है, मूर्ख हैं, ये तो नहीं ना है, इनको तो नहीं कह सकते आप। ये बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं? क्यों संविधान को खतरा है? क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाएं जो भी हैं वो सब कंप्रोमाइज्ड हैं और हो रही हैं, हो चुकी हैं करीब करीब। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, और भी अपडेट और भी खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे पहुंचाएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।